गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अतिन प्रताप आज आप लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंदर शांति शिक्षा एवं सतत विकास का हमारा जो शांति शिक्षा एवं सतत विकास का जो हमारा टॉपिक है उसको कंटिन्यू रखेंगे या उसको पढ़ना जारी रखेंगे। और उसके अंतर्गत हमारा जो नया टॉपिक है वो है सतत एवं पोषणीय विकास, जो हमारे पेपर का अंतिम टॉपिक भी है। इसको हम देखते हैं या पढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि है क्या। तो सबसे पहले जानते हैं सतत विकास का अर्थ क्या है। ठीक है, सतत विकास का अर्थ क्या है इसको समझते हैं। सतत विकास का जो संबंध होता है वो मानव के पर्यावरणीय संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, आर्थिक शिक्षण की बात करते हैं एवं राजनीतिक विकास ही है। इसमें मानव की उन नीतियों एवं व्यवस्थाओं का वर्णन किया जाता है जिससे मानव का संतुलित विकास हो सके। अर्थात सतत विकास के अंतर्गत क्या होता है, इसमें मानव का जो पर्यावरण से संबंधित जो नजरिया होता है, किस प्रकार से पर्यावरण का संरक्षण करना है, किस प्रकार से पर्यावरण को बचाना है, किस प्रकार से पर्यावरण को हेल्दी बनाना है, स्वास्थ्यकर बनाना है, और उसके साथ साथ किस प्रकार से पर्यावरण का विकास करना है। आर्थिक शिक्षण के अंतर्गत पर्यावरण को हमें केंद्र बिंदु मानना है, और राजनीतिक विकास से भी पर्यावरण का तात्पर्य है। अर्थात इसमें मानव की उन नीतियों एवं व्यवस्थाओं का वर्णन किया जाता है जिससे मानव का संतुलित या संपूर्ण विकास हो सके। तो इस प्रकार से सतत विकास वह दीर्घगामी धारणा है जिसमें क्या है, जिसमें व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्यावरण बड़ा बहुत ही मूल्यवान है। अर्थात पर्यावरण के स्वास्थ्य के बिना, स्वस्थकर पर्यावरण के स्वास्थ्य के बिना हमारा क्या है, मानव का विकास संभव नहीं है। जब पर्यावरण हेल्दी होगा तो मानव का विकास भी संतुलित होगा, और पर्यावरण में किसी प्रकार से पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में गिरावट आएगी या पर्यावरण में प्रदूषण होगा, निश्चित रूप से जो मानव का विकास है वो अवरुद्ध होगा, और जो मानव का जो विकास संतुलित होना चाहिए वो नहीं होगा। इस प्रकार पर्यावरण के का सतत विकास का अर्थ स्पष्ट हुआ। पोषणीय विकास से तात्पर्य है कि इसका जो विकास किया जाए वो उसको पर्यावरण को क्या किया जाए, पर्यावरण को पोषण प्रदान किया जाए, पर्यावरण को स्वास्थ्य बनाया जाए, पर्यावरण के लिए जो भी आदर्श दशाएं हैं उनको कायम रखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ी को उसके हक से न मारा जाए, उसके हक से न वंचित किया जाए। अर्थात पर्यावरण के द्वारा जो ऑक्सीजन हमें प्रदान की जाती है, जो हमें जल प्रदान किया जाता है, जो वायु प्रदान की जाती है, इसके द्वारा जो वर्षा कराई जाती है, वर्षा कराने में बन सहायक होते हैं, वो आगे आने वाली पीढ़ी को उनके हक की उनका जो हक है बराबर उनको मिलता रहे। इसे हम क्या कहेंगे, पोषणीय विकास कहेंगे। अर्थात हमें आगे आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, पर्यावरण का दोहन करना है, पर्यावरण का हमें उपयोग करना है। इसको क्या कहते हैं, पोषणीय विकास कहते हैं। अब आगे देखते हैं, श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार इनका अर्थ है, उन्होंने परिभाषा दी है, बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको देख लेते हैं। सतत विकास मानव विकास की परंपरा की वह कड़ी है जिससे मानव में पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक एवं सामाजिक राजनीतिक मूल्य समन्वित रूप से विकसित होते हैं। अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो मूल्य होते हैं वो क्या होते हैं, समन्वित रूप से, संपूर्ण रूप से, संतुलित रूप से क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो इस प्रकार से सतत विकास से तात्पर्य होता है कि वन से संबंधित नीतियाँ हैं, जो वनों के विकास से संबंधित बातें हैं वो इसमें की जाती हैं। अर्थात प्राचीन काल से आज तक वनों को महत्व प्रदान किया जाता रहा है। हम प्राचीन काल को देखें या बहुत वैदिक काल को देखें, उस समय भी क्या था, वनों को महत्व दिया जाता था। वैदिक कालीन जो हमारी साहित्य है, इतिहास है, यहाँ तक हम रामायण की बात करते हैं तो रामायण में वन की देवी, वनों के देवता ही माना जाता था। सीता को वन देवी कह के बुलाया जाता था। इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि पर्यावरण का पोषण प्राचीन काल से होता रहा है, और इस धारणा को आगे बनाए रखने के लिए भी हमें क्या करना है, पर्यावरण का पोषणीय विकास करना है और सतत विकास करते हुए मनुष्य का संतुलित विकास करना है। इस प्रकार से पर्यावरण का सतत एवं पोषणीय विकास क्लियर होता है। अब आगे देखते हैं, वो है सतत विकास के घटक। सतत, या इसको चाहो तो आप नोट डाउन कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बताते हैं। आगे देखते हैं अब,
आगे देखेंगे सतत विकास के घटक। सतत विकास के घटक इसको देखते हैं। सतत विकास के घटक कौन कौन से होते हैं? तो पहला है, बहुत कई घटक होते हैं इसमें, कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं, उनको देख लेते हैं। वो क्या है? नंबर 1 आर्थिक घटक। आर्थिक घटक पर्यावरण मनुष्य के लिए क्या है? मूल्यवान होता है। पर्यावरण मनुष्य को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, जो लकड़ी के रूप में, औषधि के रूप में, घास के रूप में और तमाम तरीके की और रूपों में भी क्या होता है? हमें प्रदान करता है। अर्थात हम व्यक्ति का जो नजरिया होता है वो सकारात्मक हो, किसके लिए? वनों के लिए, वन संपदा के लिए। तो यदि व्यक्ति का नजरिया आर्थिक रूप से सकारात्मक है, पर्यावरण का दोहन, अतिशय दोहन नहीं करना है, उपयोग के लिए जितना हमें मनुष्य को जरूरत है उतना ही उसका दोहन करें और आर्थिक रूप से हम ना ज़्यादा लालची होते हुए पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाएं। यही क्या है? पर्यावरण के सतत विकास का एक महत्वपूर्ण आर्थिक घटक होता है, जो सकारात्मक दृष्टिकोण पर, आर्थिक रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। नंबर दूसरा देखते हैं, वह दार्शनिक घटक। नंबर 1 आर्थिक घटक। नंबर 2 दार्शनिक घटक। हमारे प्राचीन मनीषी जो दार्शनिक थे, जो गुरु हुआ करते थे, जो मनीषी हुआ करते थे, जो विद्वान हुआ करते थे, उनके लिए भी पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण था। पर्यावरण वन संपदा को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि उनकी जो तपोभूमि होती थी, उनकी तपोस्थली होती थी, वो प्रायः बनी हुआ करते थे, पहाड़ी हुआ करते थे, जिनमें प्राकृतिक छटा देखने को मिलती है, प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। इसलिए पर्यावरण क्या है? दार्शनिक विद्वानों का दर्शन, जो भी दार्शनिक विद्वान हुए हैं उनके लिए बड़ा मूल्यवान रहा है। और आज से नहीं, प्राचीन काल से पर्यावरण के विकास के लिए, वनों के विकास के लिए उन्होंने तमाम तरीके के स्लोगन दिए हैं। वृक्ष धरा के भूषण है, करते प्रदूषण है, तमाम तरीके के स्लोगन हैं जो पर्यावरण सतत विकास के लिए क्या करते हैं? पर्यावरण के सतत विकास की ओर इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं। नंबर 3 देखते हैं, वो है पारिस्थितिकी घटक। नंबर 3 पारिस्थितिकी घटक। इकोलॉजिकल कंपोनेंट की बात करते हैं तो पारिस्थितिकी में संतुलन बनाए रखने के लिए पर्यावरण का संरक्षण बहुत आवश्यक है। पर्यावरण में अनेकों प्रकार की, अनेकों किस्मों के पेड़ पौधे होते हैं। इनकी प्रजातियों का संरक्षण करना, इनकी विविधता को बनाए रखना पर्यावरण पारिस्थितिकी के का महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए पारिस्थितिकी के लिए वनों का विकास, वनों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। और पारिस्थितिकी से संबंधित जो भी पर्यावरणविद हैं वो सतत विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जो क्या है? सतत विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। अगला देखते हैं, वो है सामाजिक घटक। सामाजिक, चौथा सामाजिक घटक। सामाजिक घटक इसको देखते हैं। सामाजिक घटक से तात्पर्य है कि जो भी हमारा समाज है, समाज का नजरिया भी जो पर्यावरण है, वन संपदा है, उनके लिए क्या करना है? उनका विकास करना है, उनका संरक्षण करना है, उनको स्वास्थ्यवर्धक पोषण प्रदान करना है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां अपने को पर्यावरण रूप से सुरक्षित महसूस कर सकें, पर्यावरणीय रूप से स्वयं को एक निश्चित नजरिया उनको प्रदान कर सकें, पर्यावरणीय मूल्य भी प्रदान कर सकें। तो ये सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, सामाजिक नजरिया भी है, दृष्टिकोण भी है।
कि पर्यावरण क्या हो, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाया जाए और पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, जो सतत विकास का चौथा घटक है। पांचवा देखते हैं राजनीतिक घटक। राजनीतिक घटक राजनीतिक घटक का तात्पर्य है कि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक देश है, और इसकी जो प्रजातंत्र की विशेषता होती है वो होती है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का तात्पर्य जो होता है वो होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ यहाँ पर पर्यावरण को मौलिकता भी प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं। जैसे भारतीय संविधान का आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण को महत्व प्रदान करता है। पर्यावरण से संबंधित, वनों से संबंधित बहुत ही उसने मूल्यवान आर्टिकल रखा है, जिसमें पर्यावरण को स्वास्थ्यकर बनाना है, पर्यावरण को पोषण प्रदान करना है, जो कृषि संबंधित क्षेत्र है उसको महत्व प्रदान करना है। तो इस प्रकार से राजनीतिक घटक पूरा होता है। नेक्स्ट है छठवां है सांस्कृतिक घटक। सांस्कृतिक घटक इसको देखते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक समाज का, प्रत्येक राष्ट्र का एक कल्चर होता है, संस्कृति होती है, और उस संस्कृति में वनों को महत्व प्रदान करना व्यक्ति की, समाज की कल्चर बन जाती है। जो समाज वनों को, वन संपदा को अर्थात वन भूमियों को ज़्यादा महत्व देते हैं, ज़्यादा विकसित करते हैं, उन समाजों का विकास संतुलित ढंग से होता है और सतत रूप से होता है और पोषणीय विकास भी होता है। तो इस प्रकार से सतत विकास के कुछ घटक थे जिनको हम लोगों ने जाना। अब नेक्स्ट देखेंगे वो है सतत विकास की आवश्यकता। सतत विकास की आवश्यकता। सतत विकास की आवश्यकता सतत विकास की आवश्यकता इसको देखते हैं। सतत विकास की आवश्यकता भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से होती है। जहाँ पर हम बिंदुवार इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहला है पर्यावरणीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। नंबर 1 पर्यावरणीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। इसको देखते हैं। पर्यावरणीय संसाधन होते हैं, उनका कैसे बेहतर उपयोग किया जाए, इसलिए क्या है सतत विकास की आवश्यकता होती है। क्योंकि बिना सतत विकास के जो पर्यावरण के संसाधन हैं उनका बेहतर दोहन नहीं किया जा सकता, बेहतर उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता या उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे व्यक्ति को लकड़ी चाहिए, व्यक्ति को औषधि चाहिए, व्यक्ति को घास चाहिए, व्यक्ति को मकान बनाने के लिए इमारती लकड़ी चाहिए, पशुओं के लिए चारा चाहिए। तमाम ऐसी बातें हैं जो पर्यावरण के उपयोग पर निर्भर करती हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि आने वाली पीढ़ी को उनके अधिकार न मारे जाएं, उनको अधिकार भी लगातार संरक्षित किए जाएं, सुरक्षित किए जाएं। हम अपने हिस्से की जो पर्यावरणीय सुविधाएं हैं वो तो लें, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी की सुविधाओं का आगे आने वाली पीढ़ियों का हक न मारें, इसको हमें ध्यान रखना है। उनका किस प्रकार बेहतर दोहन किया जा सकता है, उसके उपयोग के लिए भी इसकी क्या होती है, सतत विकास की आवश्यकता होती है। अब नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है संतुलित विकास। नंबर 2 यहाँ से लिखता हूँ। नंबर 2 संतुलित विकास। संतुलित विकास। इसको देखते हैं कि हमें किस प्रकार से व्यक्ति किस प्रकार से संतुलित विकास कर सकता है, और व्यक्ति अपना संतुलित विकास, अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास या सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है
जब पर्यावरण का सतत विकास किया जाए, पर्यावरणों का सतत विकास किया जाए, उनका पोषणीय विकास किया जाए। यदि हम इसके बिना कल्पना करेंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसलिए आवश्यकता है कि क्या किया जाए, व्यक्तित्व का संतुलित विकास करने के लिए सतत विकास की आवश्यकता है। नंबर 3 देखते हैं अब। नंबर 3 है उच्च स्तरीय समझ। नंबर 3 उच्च स्तरीय समझ। उच्च स्तरीय समझ, इसका तात्पर्य ये है कि हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी आवश्यक है। पर्यावरण का हमें किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, वनों का, वन संपदा का, जो पहाड़ हैं, जो झीलें हैं, जो झरने हैं, उनको किस प्रकार से हम उनका दोहन करेंगे, किस प्रकार से हम उनका इस्तेमाल करेंगे, ये हमारी उच्च स्तरीय समझ पर निर्भर करता है, जो सतत एवं पोषणीय विकास के लिए निश्चित रूप से आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं, वो है मानवीय मूल्यों का विकास। नंबर 4 मानवीय मूल्यों का विकास। मानवीय मूल्यों का विकास, ठीक है। मानवीय मूल्यों के विकास से तात्पर्य ये है कि जो भी हमारे मानवीय मूल्य होते हैं वो पर्यावरणीय एवं सतत विकास के लिए पर्यावरणीय सतत विकास एवं पोषणीय विकास के लिए निश्चित रूप से आवश्यक होते हैं। जैसे सहयोग की भावना, प्रेम की भावना, निस्वार्थ की भावना, सहायता समूह की भावना, तो ये तमाम तरह की भावनाएं होती हैं जो पर्यावरण के लिए उसके साथ साथ सतत एवं पोषणीय विकास के लिए भी निश्चित रूप से आवश्यक होती हैं। हम आगे देखेंगे, वो है पर्यावरणीय मूल्यों का विकास। पर्यावरणीय मूल्यों का विकास, यहाँ से देखता हूं मैं 5वां पर्यावरणीय मूल्यों का विकास। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, पर्यावरण को विकसित करने के लिए, पर्यावरण में संतुलित स्थापित करने के लिए पर्यावरणीय मूल्यों का विकास निश्चित रूप से आवश्यक है, जो सतत एवं पोषणीय विकास की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखेंगे, वो है समस्याओं का समाधान। 6वां समस्याओं का समाधान। समस्याओं का समाधान। समस्याओं का समाधान से तात्पर्य ये है कि हम जब कभी भी जो भी हमारे सामने पर्यावरण से संबंधित, वनों से संबंधित, प्राकृतिक जो हमारे सौंदर्य होता है उससे संबंधित, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनसे संबंधित जब कभी भी समस्याएं आएंगी तो हमें क्या करना है, पर्यावरण की आवश्यकता के अनुसार हमें उनका समाधान करना है। पर्यावरणीय आवश्यकता, पर्यावरणीय पोषण के अनुसार हमें क्या करना है, हमें उनका समाधान करना है। नेक्स्ट है वो है संतुलित आर्थिक विकास। संतुलित 7वां संतुलित आर्थिक विकास। संतुलित आर्थिक विकास, ठीक है स्टूडेंट। व्यक्ति को जो अपना विकास करना है वो निश्चित रूप से संतुलित रूप से करना है, अर्थात उसे किसी प्रकार से पर्यावरण में असंतुलन कायम नहीं करना है, पर्यावरणीय विकास में किसी प्रकार से बाधा नहीं डालनी है, पर्यावरण को किसी प्रकार से क्षतिकारक नहीं बनाना है। जो भी आर्थिक विकास करना है वो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए संतुलित रूप से विकास करना है, जो सतत एवं पोषणीय विकास की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखते हैं वो है संतुलित सामाजिक विकास। संतुलित सामाजिक विकास। 8वां देखते हैं संतुलित सामाजिक विकास। संतुलित
सामाजिक विकास, मैं बोलता चल रहा हूँ, ठीक है, संतुलित सामाजिक विकास। इसका तात्पर्य ये है कि हमें अपना सोशल डेवलपमेंट भी करना है, व्यक्ति को अपना सोशल डेवलपमेंट भी करना है। सामाजिक विकास जब भी किया जाए तो पर्यावरणीय दशाओं का ध्यान रखा जाए, उनको हेल्दी बनाना है, उनको पोषणीय बनाना है, उनका सतत विकास बनाए रखना है। इस प्रकार से जब भी सामाजिक विकास किया जाए तो क्या किया जाए, सतत विकास एवं पर्यावरणीय पोषण को ध्यान रखते हुए किया जाए, जो कि वर्तमान समय की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखते हैं, वो है व्यापक सोच का विकास। लिखूंगा नहीं यहाँ पर, अगला है व्यापक सोच का विकास। मैंने बताया शिक्षा संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती है। जब व्यक्तित्व का संतुलित विकास होता है तो निश्चित रूप से उसकी जो अप्रोच होती है, उसकी सोच होती है, उसके सोचने का नजरिया होता है, बहुत ही उदार होता है, बहुत ही उच्च कोटि का होता है, बहुत ही व्यापक होता है। इस प्रकार से सतत एवं पोषणीय विकास के लिए व्यक्ति की उच्च कोटि की सोच होना नितांत आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं, वो है वैश्विक पर्यावरणीय नीति का निर्माण, अर्थात पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए पर्यावरण को आर्थिक रूप से पर्यावरण को क्या है, भौतिक रूप से संपन्न बनाने के लिए, पर्यावरण को उच्च पोषण प्रदान करने के लिए, पर्यावरण को और संवर्धित करने के लिए क्या है, वैश्विक स्तर पर नीतियां निश्चित रूप से बनाई जानी आवश्यक है। जिससे क्या है, पर्यावरण को क्या होगा, पर्यावरण में निश्चित रूप से सुधार होगा। पर्यावरण में जो वर्तमान समय में ज्वलंत समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान होगा, जो सतत एवं पोषणीय विकास के लिए की आवश्यकता है और उसके लिए जरूरी भी है। अब इसको चाहो तो आप नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है स्टूडेंट, मिटाते हैं इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं पर्यावरण एवं सतत विकास। पर्यावरण एवं सतत विकास सतत विकास, ठीक है, पर्यावरण और सतत विकास के लिए एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आज वैश्विक स्तर पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों का विभिन्न देशों ने स्वागत किया है। यूएनडीपी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, इसके द्वारा तमाम अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस किए जा रहे हैं, तमाम अंतर्राष्ट्रीय समिट्स की जा रही हैं, जो पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को स्वास्थ्यकर बनाने के लिए किए जा रहे हैं। अर्थात इनमें से कुछ पहले हैं जिनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन सन 1972 पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। वो पहला सम्मेलन कब हुआ? स्टॉकहोम सम्मेलन था, जो कहाँ, किस देश की राजधानी है? जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, उसमें हुआ। और ये पर्यावरण सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा, सबसे व्यापक सम्मेलन था, पहला सम्मेलन था, जिसमें महत्वपूर्ण बातों पर विचार विमर्श किया गया। इसमें बहुत सारी जो बातें थी पर्यावरण से संबंधित वो कही गई। इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पर्यावरण विशेषज्ञ थे, पर्यावरण से संबंधित शिक्षा शास्त्री थे, पर्यावरण से संबंधित सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनको इस सम्मेलन में बुलाया गया। और जो तत्कालीन समय में पर्यावरण में जो प्रदूषण बढ़ रहा था, जो
जो ऑक्सीजन की मात्रा संपूर्ण देश में कम हो रही थी, उससे संबंधित कार्बन उत्सर्जन से संबंधित तमाम तरीके की बातें यहाँ पर रखी गई और इस पर तमाम तरीके के नियम भी लागू किए गए। इसमें कुछ समझौते हुए इस सम्मेलन में, तो समझौते हुए उसको हम देख लेते हैं। समझौते कुछ बातें कही गई इसमें, तो इसमें पहली बात कही गई, पहला तो ये था कि पर्यावरणीय संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग का ज्ञान, पर्यावरणीय संसाधनों के संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग का ज्ञान, पर्यावरणीय संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग का ज्ञान। इसका तात्पर्य ये था कि पर्यावरण का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार से किया जाए। संपूर्ण विश्व में कई तरीके के देश थे, दुनिया थी, वो कई प्रकार के कैटेगरी में विभाजित थी। कुछ देश तो ऐसे थे जो पर्यावरण का सबसे ज़्यादा दोहन कर रहे थे, सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचा रहे थे। कुछ देश ऐसे थे पर्यावरण को प्रदूषित तो कर रहे थे लेकिन उनको जानकारी नहीं थी। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास कोई भी तकनीकी नहीं थी कि पर्यावरण का किस प्रकार से सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है। इसलिए इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण से शिक्षाविद, पर्यावरण से संबंधित कार्यकर्ता, पर्यावरण से संबंधित जो भी विशेषज्ञ थे उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया। उन्होंने सलाह दी कि जो विकसित देश हैं वो अविकसित देशों को, ऐसे देश जिनको तकनीकी ज्ञान नहीं है किस प्रकार से पर्यावरण संसाधनों का या पर्यावरणीय संसाधन है उनका कैसे सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है, वो टेक्नोलॉजी प्रदान करेंगे, उनको ज्ञान कराएंगे। नंबर 2 दूसरी बात थी वो थी पर्यावरणीय मूल्यों का विकास। नंबर 2 पर्यावरणीय मूल्यों का विकास। इसका तात्पर्य था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण से संबंधित कुछ सर्वमान्य या सार्वभौमिक मूल्य होने चाहिए जो संपूर्ण देशों को जिनका अनुपालन करना है, जिन पर अपनी प्रतिबद्धता जतानी है, न सिर्फ बाकी सरकारों को बल्कि बाकी जो जनता है, बाकी जो विपक्षी दल है, उनको भी पर्यावरणीय मूल्यों का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। नेक्स्ट तीसरी बात की जाती है वो है पर्यावरणीय संसाधनों के भंडार की समीक्षा। नंबर 3 पर्यावरणीय संसाधनों के भंडारण की समीक्षा, अर्थात पर्यावरण से संबंधित संसाधन हैं किस प्रकार से उनका भंडारण किया जाए, किस प्रकार से उनका स्टोरेज किया जाए और किन देशों के पास कितने पर्यावरणीय संसाधनों के भंडारण हैं उनकी तत्काल रूप से समीक्षा की जाए और उनको चुटकुला बनाया जाए। नेक्स्ट था वो था वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों का ज्ञान। नेक्स्ट था वो था वैकल्पिक। चौथा था वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों का ज्ञान, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात पर विमर्श हुआ कि जो भी हमारे मूल संसाधन हैं, जो भी हमारे ऐसे संसाधन हैं जो खत्म होने वाले हैं, अर्थात
जिनको एक निश्चित समय अवधि के बाद खत्म हो जाना है, समाप्त हो जाना है। अतः हमें ऐसे संसाधनों का दोहन करना है जिनका क्या है, जिनको दोबारा उपयोग किया जा सके। जैसे ऊर्जा के संसाधन है, जैसे कोयला निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा, पेट्रोल निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा, केरोसिन निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा, और जो भी हमारा और भी चीज़ें हैं वो क्या होगी, निश्चित रूप से खत्म होगी। अतः हमें क्या करना है, ऊर्जा के नवीनतम संसाधनों का इस्तेमाल करना है। जैसे जल ऊर्जा की बात करी, जैसे पवन ऊर्जा की बात करी, जैसे सौर ऊर्जा की बात की जाए, तो हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं उनका इस्तेमाल करना है और अपने उन संसाधनों को बचाना है जो एक तय समय सीमा के बाद खत्म हो जाना है। तो नेक्स्ट बात की उन्होंने वो की थी वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय उष्णता के बारे में विचार विमर्श। वैश्विक स्तर पर, पांचवा, वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय उष्णता के बारे में है, पर्यावरणीय उष्णता के बारे में है। क्या ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को पोषण प्रदान करना है, पोषणीयता प्रदान करनी है, उसको स्वास्थ्यकर बनाना है, उसको हेल्दी बनाना है। तो इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जाए, विमर्श किया जाए। मैं विचार विमर्श किया और उन्होंने तमाम तरीके के उपाय बताए। नेक्स्ट है वो है विद्यालय में पर्यावरणीय गतिविधियों का आयोजन। सातवां, अगला देखते हैं, विद्यालय में पर्यावरणीय गतिविधियों का आयोजन। ठीक है, तो ये था। तो इसमें क्या था, उन्होंने इस सम्मेलन में, स्टॉकहोम सम्मेलन में बात की कि जो भी विद्यालय हैं वैश्विक स्तर पर, अर्थात प्रत्येक देश को, प्रत्येक राज्य को या राष्ट्र को क्या करना है, अपनी शिक्षा में, अपनी विद्यालय शिक्षा में जो उनका करिकुलम हो, उनका पाठ्यक्रम हो, उसमें पर्यावरणीय गतिविधियों को निश्चित रूप से स्थान दिया जाए और महत्व प्रदान किया जाए और पर्यावरण से संबंधित तमाम कार्यक्रम कराने हैं, तमाम कार्य योजना तैयार करनी है, उनको लागू भी कराना है। नेक्स्ट है वो है पर्यावरण के प्रति सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच की बात करते हैं, ठीक है, सकारात्मक सोच। पर्यावरण के प्रति क्या करें, सकारात्मक सोच। हमारे प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर भी पर्यावरण के प्रति हमारी सोच हो वो धनात्मक हो, सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, जिससे पर्यावरण को संरक्षण प्रदान हो, पर्यावरण के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़े, पर्यावरणीय दशाओं में सुधार हो। तो इस प्रकार से स्टॉकहोम सम्मेलन में इस बात की समीक्षा की गई, इस बात का सुझाव दिया गया। तो नेक्स्ट है वो है संसाधनों के संरक्षण की विविध तकनीक। संसाधनों के संरक्षण की विविध तकनीक, यहाँ पर लिख देता हूँ, संसाधनों के संरक्षण की विविध तकनीक। इसका तात्पर्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात का विमर्श हुआ, इस विचार पर चर्चा हुई कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण की जो तकनीकियां हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो संपूर्ण देशों में उनकी जो आसान पहुंच निश्चित की जाए, उनको सुलभ बनाया जाए, उनको अविकसित देशों को प्रदान किया जाए विकसित देशों द्वारा, और इस प्रकार से पर्यावरण का सतत एवं पोषणीय विकास सुनिश्चित किया जाए।
इस प्रकार से आज के स्टेटमेंट में हमने अंतिम टॉपिक पढ़ा है वो सतत कौशल विकास। इस प्रकार से शांति शिक्षा एवं सतत विकास का हमारा टॉपिक हमारा जो पेपर है वो खत्म होता है। और इससे संबंधित, इस पेपर से संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पर मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। धन्यवाद।